उनके लिए तो हमारे लिए वो कीवर्ड्स हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझना ये क्या है जो मैंने अभी बोला है। मैंने बोला कि लोग जो भी गूगल पर आकर ढूंढते हैं वो उनके लिए सर्च क्वेरीज हैं, मगर हमारे लिए कीवर्ड्स हैं। तो भाई दुनिया भर में तो बहुत सारे लोग हैं। हर कोई बंदा अलहदा तरीके से अपनी चॉइस की कोई चीज ढूंढ रहा है। इस तरह तो बहुत सारे कीवर्ड्स हो जाएंगे। और जब बहुत सारे कीवर्ड्स हो जाएंगे तो इतने सारे कीवर्ड्स को हम अपनी एक वेबसाइट के कंटेंट में अकोमोडेट कैसे करेंगे? ये तो मुमकिन नहीं है। यानी अगर मैं ये कहूं कि भाई लाहौर में कितने लोग रहते हैं, अब हर बंदे की सर्च क्यूरी को मैं कीवर्ड बना लूंगा, इतना कंटेंट मुझे कहाँ से मिलेगा? और इतना कंटेंट मैं बना भी लूंगा तो इतना कंटेंट पढ़ेगा कौन? तो गड़बड़ हो जाएगी। तो असल में हम कीवर्ड किसे समझते हैं, पहले एक मुख्तसर सा हम समझ लेते हैं। हम ये कहते हैं कि ऐसी क्यूरीज जो कॉमन हो, जैसे सर्वेस करवाते हैं, इलेक्शन पोल करवा रहे होते हैं, सर्वेस इलेक्शनों से कुछ देर पहले, तो बता देते हैं कि जनाब इस दफा इस बंदे के जीतने के चांस हैं। वो कैसे निकालते हैं सर्वे? कुछ पैटर्न्स, कुछ खास लोगों के पैटर्न बना लेते हैं और उनसे सर्वे करवाते हैं। यानी मिसाल के तौर पर उन्होंने 18 साल से लेकर 22 साल तक के लोगों से कुछ सर्वे करना है। फिर उन्होंने 23 साल से लेकर 30 साल तक के लोगों से कुछ, इस तरह सारे पैटर्न्स बना लेते हैं और उनसे राय ले लेते हैं। और उसमें से जो कॉमन राय होती है वो उनका रिजल्ट होता है। ऐसे ही है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं इलेक्शन में इतने थोड़े, मिसाल के तौर पर उन्होंने जो 18 से लेकर 25 साल तक के लोग सिलेक्ट किए सर्वे करने के लिए, शायद वो लोग 50 हो या 100 हो। लेकिन जब इलेक्शन होंगे तो 100 लोगों ने तो वोट नहीं करना। लेकिन उन्होंने एक पैटर्न बना लिया इतने लोगों का, कि इतने इतने लोगों से राय लेते हैं और वो मुख्तलिफ लोग होंगे, मुख्तलिफ लोकेशंस के लोग हो सकते हैं, मुख्तलिफ डेमोग्राफिक्स के लोग हो सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि भाई इस वक्त जो है ना ये ए की पार्टी जीत रही है, पहले नंबर पर ए आ जाएगी। वो किस बेस पर आई? वो उन्होंने जो सर्वे किया, वो सर्वे पूरा नहीं था। इसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, हम भी कहते हैं कि हम सर्वे कर लेते हैं कि लोग गूगल पे आकर ढूंढते क्या हैं। तो हमारे पास सर्वे में बहुत डाटा आ गया। वो कहाँ से मिला? हमें गूगल से मिला। हमने वो सारा डाटा जाकर गूगल को सबमिट कर दिया और हमने कहा भाई हमें ऐसे वर्ड्स फिल्टर करके दिखाओ जो बहुत ज्यादा लोग लिखते हैं, यानी जिनके सर्च वॉल्यूम्स अच्छे हों। मतलब क्या हुआ, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ भाई मैंने पीक सोल्यूशन के एक बड़े कैंपस में, जहां पर एक दिन में कोई 5,000 लोग आते हैं, उन सबको एक कमरे में बिठाया और मैंने उनसे कहा भाई अगर आप अपने लिए यूज लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो क्या गूगल पर सर्च टर्म क्या लिखेंगे? सब ने एक कागज पे अपने अपने कागज पे कुछ लिख कर दे दिया। 5,000 सर्चेज मेरे पास आ गई। ऐसे ही है ना? अब अगर मैं सर्वे क्यों किया था? मैंने कहा था कि भाई अगर स्टूडेंट्स लैपटॉप खरीदें, मेरी वेबसाइट पे लैपटॉप सेल होते हैं और मैं किसको सेल करता हूँ? स्टूडेंट्स को भी सेल करता हूँ। तो मैंने कहा भाई कीवर्ड बनाना है। तो मैं ये देखता हूँ कि 5,000 स्टूडेंट्स से अगर मैं डाटा लूंगा तो बहुत स्टूडेंट्स का डाटा हो गया। तो मैंने कहा भाई मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट लैपटॉप खरीदना चाह रहे हो यूज्ड, तो वो गूगल पे जाकर क्या लिखेंगे? अब उन 5,000 सर्च टर्म्स में से हो सकता है, ये अलग से पैटर्न होगा, लेकिन हो सकता है कि एक 50% सर्चेज का कॉमन पैटर्न बन जाए। तो हमने कहा अभी 2,500 लोगों ने ये लिखा ढूंढने के लिए, बाकी बच गए 2,500। उन 25 बाकी के 2,500 लोगों में से जो 1,000 लोग थे उन्होंने एक और खास वर्ड लिखा। बाकी कितने बच गए? 1,500। 1,500 के शायद 3-4 पैटर्न बन गए छोटे छोटे। अब मेरे पास डाटा आ गया। अब मेरे काम का डाटा कौन से वाला है सबसे? 2,500 वाला। मुझे यह पता लग गया कि भाई 2,500 जो लोग लिख रहे हैं इसका मतलब है ये कॉमन सर्चेज हैं। वो वाली सर्चेज उठाई मैंने और ले गया जाकर गूगल के पास, और गूगल से कहा कि भाई मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी सर्चेज हैं जिनके सर्च वॉल्यूम्स बहुत हाई हैं, यानी जिन्हें ढूंढने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है और उस पर कंपटीशन कम है। कंपटीशन 3 तरह के होते हैं: लो, मीडियम और हाई।
जनरल आइडिया क्या है, अभी हम कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है ना। किस जगह पे बिजनेस शुरू करेंगे हम? ज्यादातर हमारी कोशिश होगी कि उस जगह पर बिजनेस शुरू करें जहां पर उसकी वैल्यू हो, नंबर वन, मतलब उसकी डिमांड हो। नंबर टू, हम उस जगह पर बिजनेस शुरू करेंगे जहां पर हमें कंपटीशन या तो कब मिले, या एवरेज मिले। जहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा, वहां पर हमें सरवाइव करने में मुश्किलात होंगी, इसलिए कि वो बंदा जो पहले से इतनी देर से अपने आप को सरवाइव करवा चुके हुए हैं, मुझे उनसे पोजीशन लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, टाइम लगेगा, एकदम नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या बोल रहे हैं, हाई कंपटीशन। एक होगा कि भाई कंपटीशन ही नहीं है। मिसाल के तौर पर आप किसी गांव में चले गए, तो अब अगर हम ये कहेंगे भाई कंपटीशन कम हो तो करना चाहिए, तो वो सिनेरियो तो पूरा उतरता है ना। लेकिन वहां पर वैल्यू नहीं है उसकी, वहां पर उसकी डिमांड नहीं है, वहां पर उसकी सर्चिज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर तो नहीं चलेगा ये। हम ये कह रहे हैं कि जहां पर उसकी वैल्यू भी हो, यानी उसकी सर्चिज भी ज्यादा हो, और जहां पर उसका कंपटीशन लो हो या मीडियम हो, उसे हम कंसीडर करेंगे कि ये एक अच्छा कीवर्ड है, ये एक अच्छी सर्च टर्म। तो ये सब कुछ ले जाएंगे हम गूगल के पास। तो ये मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज कीवर्ड। ये मैंने आपको एक रफ सा एक आइडिया दिया, एक जनरल आइडिया दिया कि कीवर्ड होता क्या है। शुरू शुरू में जब कम वेबसाइट्स थी, अब तो बहुत कंपटीशन है ना। जब कम वेबसाइट्स होती थी तो कीवर्ड की इटसेल्फ बहुत ज्यादा वर्थ होती थी, इटसेल्फ। अब क्या हुआ, अब तो कंपटीशन हो गया, फिर एआई का दौर आ गया। तो क्या अब कीवर्ड जीरो हो गया? नो, कीवर्ड जीरो नहीं हुआ। कीवर्ड की वर्थ आज भी है। जो एआई से हम डाटा निकलवा रहे हैं, उसकी बैक एंड के ऊपर भी कीवर्ड ही खड़ा है। बट अगर हम ये कहें कि जैसा कीवर्ड पहले रिजल्ट दे रहा था, सिर्फ हम कीवर्ड के ऊपर काम करेंगे तो हम उस तरह का रिजल्ट निकाल सकते हैं, ऐसा भी नहीं होगा। यानी अब हमें एआई मॉडल्स को भी साथ में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसको भी अंडरस्टैंड करके हम कीवर्ड को वेट देंगे। क्योंकि मिसाल के तो हमने कीवर्ड्स तो निकाल लिए, अब वो जो कीवर्ड जितने पैटर्न्स के लोगों के निकाले थे, सिर्फ उन्हीं के काम चल रहा है ना। लोगों की इंटेंट टारगेट नहीं हो रही। देखिए, कीवर्ड से इंटेंट टारगेट कम होती है। अब आज की तारीख में गूगल क्या कहता है कि भाई आपकी वेबसाइट लोगों की इंटेंट को टारगेट करे, कि लोग चाहते क्या हैं, लोग क्या चीज लेना चाह रहे हैं और क्यों लेना चाह रहे हैं, ये इंटेंट है ना। कीवर्ड का क्या मतलब है कि भाई जिसने भी ढूंढना है वो लिख ले, तो हमारी वेबसाइट नजर आ जाएगी। तो अब कितने के लोग हैं जो कीवर्ड्स टाइप करेंगे, और कीवर्ड्स की तादाद तो ज्यादा लोगों के साथ ज्यादा हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ज्यादा जगहों पर हमारा डाटा नजर नहीं आएगा। इसी वजह से हम ट्रैफिक की बात कर रहे होते हैं कि भाई वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आती, क्योंकि हमने यहाँ तो कीवर्ड टारगेट नहीं किए होते। अगर कीवर्ड टारगेट किए होते हैं तो बहुत ही लिमिटेशंस के साथ टारगेट किए होते हैं, हमने लोगों की इंटेंट को टारगेट नहीं किया होता। फर्क सिर्फ इतने हैं आज की तारीख में, कि हमने कीवर्ड्स को भी टारगेट करना है, और उसके साथ साथ लोगों की इंटेंट को भी टारगेट करना है। जब ये दोनों चीजें टारगेट हो जाएंगी तो ये सिनेरियो बन जाएगा आज का 2026 2027 का। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, ये हम सीखने लगे हैं कि सब कुछ हमने करना कैसे है। यानी हमने कीवर्ड को भी वेट देना है, और साथ में हमने एआई टूल्स को भी वेट देना है। एआई टूल्स का मतलब क्या हुआ, हम एआई नहीं सीख रहे। मतलब एलएलएम जो है, दैट इज एआई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लार्ज लैंग्वेज प्रोग्रामिंग मॉडल, ये एआई है। बट ये एआई एसईओ का नहीं है। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल डाटा एक्सट्रैक्ट करने का एक मॉडल। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो डाटा एक्सट्रैक्ट हुआ हो उसमें हमारा डाटा भी शामिल हो। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें एलएलएम नहीं सीखना। हमें यह सीखना है कि जो एक्सट्रैक्टेड डाटा एलएलएम्स के पास या प्लेटफॉर्म्स के पास पड़ा हुआ है, उसके पास हमारा डाटा कैसे जाएगा। क्योंकि जब उसके पास हमारा, यानी हम चाह क्या रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि मेरा डाटा चैट जीपीटी के पास चला जाए। मतलब चैट जीपीटी पे कोई भी बंदा प्रॉम्प्ट लिखे तो हमारी वेबसाइट को वो दिखाए। जेमिनाई पे कोई बंदा प्रॉम्प्ट लिखे तो हमारी वेबसाइट से डाटा निकाल के दिखाए। गूगल ओवरव्यू के अंदर एआई जो आ रहा होता है, बाहर बटन बना हुआ है, वहां पर कोई बंदा कुछ सर्च करे तो हमारी वेबसाइट में से डाटा आ रहा हो। इसका मतलब ये नहीं कि हमने एलएलएम सीखना है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल वो सीखेगा जो एआई प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड है। हमें ये देखना है कि ये एलएलएम डाटा एक्सट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, और हम उस तक कैसे पहुंचेंगे। ये हमें समझना है कि हम अपनी चीज वहां तक कैसे पहुंचाएंगे।
अभी हम इस मॉडल को दोनों को इकट्ठा क्रॉस इस्तेमाल करने वाले हैं। लेंज इधर है, इधर, और स्लाइड को खोल लेते हैं। सबसे पहले तो मैं वहीं से बात शुरू कर रहा हूं, कीवर्ड्स के, व्हाट इज कीवर्ड। पहले तो हमें ये पता होना जरूरी है। नो डाउट जिन लोगों ने गूगल ऐड पढ़ा हुआ है उन्हें ये सारा कॉन्सेप्ट है व्हाट इज कीवर्ड वाला, ठीक है। लेकिन क्योंकि कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए हम बिल्कुल जरा थोड़ा सा जीरो से शुरू करने लगे कि कीवर्ड होता क्या है। इसलिए मैंने ये सारी इतनी सारी थीम बनाया है कि आपको पता लग जाएगा व्हाट इज कीवर्ड। सो कीवर्ड क्या है? सर्च क्यूरी, लोगों की सर्च टर्म, लोगों का सर्च फ्रेज। अब कीवर्ड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं छोटा कीवर्ड और एक को हम बोलते हैं बड़ा कीवर्ड। तो छोटे कीवर्ड का मतलब है कि ऐसा कीवर्ड जो 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल होगा उसे हम बोलेंगे छोटा कीवर्ड, और ऐसा कीवर्ड जो 3 वर्ड से बड़ा होगा उसे हम बोलेंगे लॉन्ग कीवर्ड या लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब अगर हम एक जनरल इंफॉर्मेशन की बात करें कि अगर आपको कोई बंदा इस तरह लिखता है और इस तरह लिखता है, किस तरह भाई मैं लिख के दिखाता हूं। मतलब एक क्या है, 3 वर्ड्स हैं, यही है ना, डिजिटल मार्केट। ले ली, 2 से 3 वर्ड तक हो गया ये कीवर्ड। तो ये कौन सा कीवर्ड बन गया? शॉर्ट कीवर्ड। अब नीचे आए और यहां लिखा हमने बेस्ट एकेडमी फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। फिर मैंने लिखा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर। मैं मुख्तलिफ तरह की चीजें लिख रहा हूं, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं बेस्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब मैंने ये 3 4 कीवर्ड्स टाइप कर दिए। सबसे पहली चीज तो मैं इसमें से आइडेंटिफाई कर लेता हूं, फिल्टर कर लेते हैं पहले कि इनमें से कौन सा कीवर्ड छोटा है और कौन सा कीवर्ड बड़ा है। तो जो पहला कीवर्ड है वो छोटा कीवर्ड है। इसके अलावा जितने भी कीवर्ड्स हैं सब के सब किस में आ रहे हैं? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में आ रहे हैं। क्लियर? अच्छा, अब अगर मैं सिर्फ आगे जाए बगैर आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आपको ज्यादा मीनिंगफुल क्या नजर आ रहा है, पहले वाला के बाकी वाले सारे? पहले वाला ज्यादा मीनिंगफुल है कि बाकी के तीन? तीन है ना, 1 2 3, हाँ, कि बाकी के तीन ज्यादा मीनिंगफुल है? देखें पहले वाले में क्या लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग। अब मैंने नीचे इसीलिए मुख्तलिफ टर्म्स लिखी, एक मैंने लिखा एजेंसी, एक मैंने लिखा कोर्स, और एक मैंने लिखा ऑनलाइन कोर्स। यानी इंटेंट डायरेक्ट पता लगी ना क्या इंटेंट है नीचे। यानी पहले कीवर्ड से क्या पता लग रहा है कि बेस्ट एकेडमी फॉर डिजिटल मार्केटिंग, कोई भी बंदा, अगर मैं लाहौर भी लिख देता हूं कि कोई भी बंदा जो है जनाब वो लाहौर में कोई अच्छा डिजिटल मार्केटिंग का कॉलेज ढूंढ रहा है। बिल्कुल इंटेंट क्लियर हो गई। इसको हम बोल रहे हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। एक बंदा क्या ढूंढ रहा है, उसने अपनी डिजिटल मार्केटिंग का काम करवाना है किसी से, वो कह रहा है भाई अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कौन सी है लाहौर में। इंटेंट बिल्कुल क्लियर हो गई। तीसरे में क्या कह रहा है कि भाई मैं घर बैठ के ये एक ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स करना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, तो मुझे कोई ऐसे पोर्टल्स या वेबसाइट्स दिखा दो जहां से मैं ये कर सकूं। तो तीन नीचे वाले जो की, इसका मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो आपकी इंटेंट को डायरेक्ट टारगेट कर लेता है, जबकि शॉर्ट कीवर्ड इंटेंट टारगेट नहीं करता। अब एट द सेम टाइम अब हम एक और कंपैरिजन इसके साथ करने वाले हैं। क्या? वो ये क्वेश्चन है, मैं लिखने लगा ताकि आप लोग खुद से इसके ऊपर जरा जाए। जी, 4 कीवर्ड लिखे हुए मैंने, है ना। ज्यादा सर्चेस किसके ऊपर आएंगी? शॉर्ट पर। उसकी वजह क्या है कि क्लियर ही नहीं है भाई। एजेंसीज भी आएंगी, कॉलेजेस भी आएंगे, फिजिकल कॉलेजेस भी आएंगे, ऑनलाइन कॉलेजेस भी आएंगे, तो नंबर ऑफ सर्चेस तो बढ़ गई। तो पहला मॉडल तो हमारा इस तरह से फ्लॉप हो गया कि भाई सर्चेस ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ सर्चेस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सर्चेस ज्यादा जरूर होनी चाहिए बट सिर्फ सर्चेस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ सर्चेस अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद कंपटीशन लो मीडियम होना चाहिए। अब मुझे बताएं कि इसके ऊपर कंपटीशन हाई होगा कि लो होगा? हाई होगा भाई, सर्चेज जब ज्यादा है तो कंपटीशन भी बहुत हाई होगा। इनके ऊपर कंपटीशन कम हो जाएगा, ठीक है। क्यों? भाई यहां पर वो कह रहा है मुझे एकेडमी जाननी है सिर्फ लाहौर में, नीचे वो कह रहा है कि मुझे सिर्फ एक एजेंसी देखनी है, कितनी एजेंसीज हैं। तो हर कोई तो एजेंसी नहीं होगा ना, जो सर्विसेज दे रहा होगा सिर्फ वही एजेंसी होगा। कॉलेज वाले तो एजेंसी नहीं होंगे। हर कोई ऑनलाइन कोर्स तो नहीं करवा रहा होगा, सिर्फ वो लोग आएंगे जो ऑनलाइन। इसका मतलब क्या हुआ
नंबर सर्च वॉल्यूम्स काफी कम होने वाले हैं। अब अगर सर्च वॉल्यूम्स कम हो गए तो क्या हमें ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये तो सर्च वॉल्यूम्स ही कम हो गए, इसको हम कीवर्ड नहीं रखेंगे? नहीं। अब हमारे पास एक और पैरामीटर है। वो कौन सा है? पहला था हायर सर्चेस, फिर क्या था? कंपटीशन। तीसरा फैक्टर है क्या? कन्वर्जन रेट। अब पहले को देखें, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग को देखें तो कंपटीशन हाई है, सर्चेस बहुत ज्यादा हैं, बट कन्वर्जन रेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम हो। जैसे पार्क व्हील है, कोई बंदा लिखता है यूज्ड वैगन आर कार 2024 मॉडल, पार्क व्हील्स के ऊपर से, OLX के ऊपर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा डाटा आपको मिल जाएगा, मिलेगा ना? मुझे गाड़ी पसंद आएगी, तो जब मैं उसे खोल कर देखूंगा तो पता लगेगा भाई वो जो गाड़ी का सेलर है वो फैसलाबाद है। मैं कॉल करके जाने लगा था कि भाई मैं गाड़ी देखने आ रहा हूँ, पता लगा भाई एक फैसलाबाद में है, एक एबटाबाद में है, एक कराची में है। तो मैं गाड़ी देखने के लिए तो ये ट्रैवलिंग नहीं करूंगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो क्यूरीज फ्लॉप हो गई। अब अगर मेरी क्यूरी में मैं एक और टर्म लिख लूं, इन लाहौर, रिजल्ट फिर आएंगे, डाटा फिर आएगा, पाकवीन से डाटा आएगा, OLX से डाटा आएगा, और भी कोई वेबसाइट होगी जो ये सब कुछ दे रही है, वहां से भी डाटा आएगा। डाटा कम आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, अब कम आएगा। मैं पिछले कंपैरिजन में बात कर रहा हूं कि अब डाटा कम आएगा। लेकिन अब जब आपके पास डाटा कम आने लगा हुआ है, इसके अगेंस्ट कन्वर्जन रेट अच्छी आएगी कि नहीं आएगी? कन्वर्जन रेट अच्छी आएगी। सो हमें तो कन्वर्जन रेट पे जाना है ना ज्यादा। अब ये भी पॉइंट समझ में आ गया? ये बड़े बेसिक बेसिक थीम दे रहा हूं आपको मैं पहले, फिर हम आगे जाएंगे। शॉर्ट कीवर्ड, ये है शॉर्ट कीवर्ड। ओके। बेस्ट एकेडमी फॉर डिजिटल मार्केटिंग आ गया बीच में। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आ गया बीच में। बेस्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फिर बीच में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? कि जब हम एक अच्छा लॉन्ग टेल कीवर्ड चूज करेंगे तो शॉर्ट कीवर्ड उसमें ऑटोमेटिकली आपका शामिल होना ही होना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपटीशन क्योंकि ज्यादा था, आफ्टर अ लॉन्ग रन कुछ देर के बाद आप उस पर भी रैंक कर जाओगे। यानी आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड में शॉर्ट टेल कीवर्ड शामिल हो सकता है। तो अगर आप उसकी भी किसी लेवल पर कंसिडरेशन करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। बट लॉन्ग टेल में क्या होगा? लॉन्ग टेल में तो आप जल्दी ग्रो कर जाएंगे, शॉर्ट टेल में आप जल्दी ग्रो नहीं करेंगे। लॉन्ग टेल तो लिमिटेड हो गया ना एकदम से, तो उसने सर्चेस कम कर दी। बट जब उसने सर्चेस कम कर दी तो उसने इंटेंट तो टारगेट की, और सबसे ज्यादा कन्वर्जन की रीजन जो होती है दैट इज इंटेंट। गूगल ऐड में भी पढ़ा था जिन्होंने पढ़ा होगा, इंटेंट पे तो ऐड चल रहा था वो सारा। जी, आई होप आपको इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स का पता लग गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, स्लाइड में वापस आते हैं। पता लग गया भी, एक शॉर्ट कीवर्ड है और एक लॉन्ग कीवर्ड है। अब आगे आ जाते हैं। ये जो बातें मैंने अभी बताई थी वो सारी यहां पर लिखी हुई आ गई हैं। अब आपको ये समझ में आएंगी ये क्या है। लो सर्च वॉल्यूम, ये लॉन्ग टेल की बात हो रही है। लो कंपटीशन, ये लॉन्ग टेल की बात हो रही है। भाई कंपटीशन भी कम होगा ना लॉन्ग टेल पर। जैसे ही मैंने पहले लिखा था गाड़ी, बहुत सारी गाड़ियां थी, बड़ा कंपटीशन था। जैसे ही मैंने लाहौर लिखा, गाड़ियां कम हो गई, क्योंकि सिर्फ लाहौर वाले बच गए। तो कंपटीशन कम हुआ कि नहीं हुआ? मेरा कंपटीशन अब इस्लामाबाद वालों से तो नहीं है, मेरा कराची वालों से भी नहीं है, मेरा कंपटीशन सिर्फ लाहौर वालों से है। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है? स्पेसिफिक सर्च इंटेंट। भाई इन लाहौर लिख दिया, पता लग गया, इंटेंट क्लियर है। हाई कन्वर्जन रेट, इसमें कन्वर्जन रेट आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये सारे फीचर्स है किसके? लॉन्ग टेल कीवर्ड के। अच्छा आ जाए आगे। उसके बाद अगला कीवर्ड क्या आ रहा है, जरा जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है जी? शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा कीवर्ड जो बहुत थोड़ी देर के लिए एक्टिव होते हैं। शॉर्ट टर्म सीजनल प्रोडक्ट्स। एक बंदा अपनी वेबसाइट से सीजनल प्रोडक्ट्स बेचता है, जैकेट्स बेचता है, कंप्यूटर कोर्सेज फॉर मैट्रिक स्टूडेंट्स, सीजनल प्रोडक्ट, सीजनल प्रोडक्ट है। गारमेंट्स, विंटर की गारमेंट से लैदा होती हैं, समर की गारमेंट से लैदा होती है। इस तरह की और बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं जो कि सीजनल हो। हर प्रोडक्ट सीजनल हो सकती है। अगर आप सीजनल प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो
या सीजनल प्रोडक्ट्स को भी सेल कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कीवर्ड भी सीजनल होने चाहिए। अब वो जो सीजनल कीवर्ड्स हैं वो ऑफ सीजन तो नहीं चलेंगे, क्योंकि ऑफ सीजन तो सर्चेज ही नहीं आएंगी। ये सर्चेज कब आएंगी? सीजन में आएंगी। तो इसका मतलब ये नहीं कहना कि भाई क्योंकि ये तो 4 महीने के कीवर्ड्स हैं, इन्हें डालने की क्या जरूरत है। इनको डालने की जरूरत है। बेस्ट कंप्यूटर कोर्स फॉर मैट्रिक स्टूडेंट्स। जब मैट्रिक के स्टूडेंट्स कंप्यूटर कोर्स करना चाह रहे होंगे जिन महीनों में, तो आपने इसको रैंक किया होगा, तो ये सर्च कर रहे होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कीवर्ड रैंक करेगा। तो आपको ये भी देखना है कि क्या आपकी प्रोडक्ट में कोई सीजनल कीवर्ड्स हैं, उन्हें लाजमी शामिल करें। बट सीजनल कीवर्ड्स ऑफ सीजन में तो आपको रिटर्न नहीं करेंगे। मतलब क्या हुआ, मैं कहता हूं भी मैट्रिक का बच्चा अप्रैल में फ्री होता है शायद, और जून जुलाई तक एक्टिव रहता है। जुलाई के बाद शायद उसके एडमिशन हो जाते हैं, फिर वो एकेडमिक प्रोग्राम्स पर चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कीवर्ड बन गया हमारे पास फरवरी से लेकर कोई जून जुलाई तक। इस टाइम पर जब लोग सर्च कर रहे हो तो हमारी वेबसाइट ऊपर नजर आनी चाहिए। तो ये मैंने किस पर उसको रैंक करवाया, सीजनल कीवर्ड के ऊपर रैंक करवाया। जैकेट्स कोई बंदा बेचता है तो किन महीनों में लोग जैकेट्स खरीदते हैं, उन महीनों में जब कोई बंदा अगर गूगल पे सर्च करे जैकेट्स के मुतालिक, तो हमारी वेबसाइट ऊपर नजर आ जाए यह है सीजनल प्रोडक्ट। अगर कोई बंदा के डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, तो ये तो सीजनल प्रोडक्ट नहीं है। तो ये तो 12 महीने चलने वाला कीवर्ड है। इनको भी हमें टारगेट करना है। इनको हम बोलते हैं एवरग्रीन कीवर्ड्स। लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स, यानी ज्यादा देर चलने वाले कीवर्ड्स, पूरे के पूरे 12 महीने चलने वाले कीवर्ड्स, इनको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट की एसईओ में ऐसे कीवर्ड्स भी होने चाहिए जो 12 महीने वाले हों, और ऐसे कीवर्ड्स भी होने चाहिए जो कम महीनों वाले हों। वो एक्टिव कब होंगे, जब वो महीने आएंगे। ये नहीं है कि मैट्रिक का एक आ रहा है रिजल्ट, तो किसी ने कहा भाई फरवरी में मुझे कह दिया कि भाई मेरी वेबसाइट को ना अब इस कीवर्ड पे भी रैंक कर दो, 1 महीने में तो वो रैंक ही नहीं होगी। तो मैंने पहले से ही सारे कीवर्ड्स ऐड करके रखे हुए हैं। तो जैसे जैसे जो जो महीना आता जाएगा उसके मुताबिक सर्चेज आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कीवर्ड्स को, सीजनल कीवर्ड्स को भी ऐड करना है, और एवरग्रीन कीवर्ड्स को भी ऐड करना है, यानी कि लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स को भी इसमें ऐड कर लेना है। चले आ जाए इधर और नीचे। फिर क्या है जी, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। भाई ऐसे कीवर्ड जो आपकी प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हो, ये खास तौर पर आपको शॉपिंग वेबसाइट में अफेक्टिव होंगे। माउस बेच रहे हैं हम ऑनलाइन, माउस की प्रोडक्ट का जो पेज है उसके ऊपर आपके सारे कीवर्ड्स किसके होंगे, माउस के ही होंगे। उसमें आप सिर्फ माउस की बात कर रहे होंगे, वाईफाई माउस, वायर्ड माउस, ऐसे ही है ना। और भी जितनी तरह के माउस होंगे, सब माउस की बात कर रहे होंगे। तो ये कौन सा कीवर्ड बन गया, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड, जिसमें आप प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। कोई अलग साइंस नहीं है कि शॉपिफाई की वेबसाइट है उसकी एसईओ कैसे करेंगे, पीक सोल्यूशन की वेबसाइट की एसईओ तो करनी आती है, शॉपिफाई की नहीं करनी आती। भाई जिस तरीके से आपने पीक सोल्यूशन की करनी है उसी तरह की इससे करनी है। फर्क सिर्फ ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके कीवर्ड्स कौन से हैं। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं, कमर्शियल कीवर्ड्स हैं। लाजमी बात है, पीक सोल्यूशन की वेबसाइट पे कमर्शियल कीवर्ड्स तो बहुत कम होंगे। इंफॉर्मेशनल ही हो, लोगों को इन्फॉर्मेशन जाएगी, उससे क्यूरी जनरेट होगी। लेकिन जो शॉपिंग की वेबसाइट होगी वो सारे के सारे कमर्शियल कीवर्ड्स होंगे। वहां पर इंफॉर्मेशन, कोई बंदा ये दराज पे जाकर ये नहीं पूछेगा कि माउस किसने इजाद किया था। हम्म? हाँ, पीक सोल्यूशन पे अगर कोई कंप्यूटर एसेसरीज का पेज होगा, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन का पेज होगा, जिसमें बता रहे होंगे भाई ये सीपीयू होता है, ये हार्ड डिस्क होती है, तो वहां पर जब माउस आएगा ना तो सारी स्टोरी आ जाएगी माउस की। बट दराज की वेबसाइट पे नहीं होगा। आपकी दुकान है जहां से आप माउस बेच रहे हैं, वहां पर भी नहीं होगा। आप ये बता सकते हैं कि 90s में कौन सा मॉडल था भाई, लोगों को इंगेज करने के लिए। फिर 2000 में माउस की डेवलपमेंट हुई तो ये वाला आ गया। अभी ये 2027 में ये लेटेस्ट मॉडल चलने लगा हुआ। आपको पुराना मॉडल नहीं लेना चाहिए। लोगों को ये अवेयरनेस दे रहे हैं ना कि भाई अब वो वाला, ये अब आप वो PS2 माउस ले लें, ठीक है, तो उसका जमाना तो नहीं रहा ना। अब आप वायर्ड माउस ले लें, उसका भी जमाना कम ही है। अब आप वायरलेस माउस ले लें तो पीछे सेल लगे होते हैं ना। तो आप देख रहे हैं ना, ये सेल वाला भी नहीं है, ये तो चार्जेबल है। इसका मतलब क्या, अब ये टेक्नोलॉजी आप बता सकते हैं ना उसे कि ये फीचर्स हैं आपके माउस के। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स में चले जाए। ठीक है, ऐसे कीवर्ड्स को हम बोलते हैं जी प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। कहता है वही बातें यहां पर भी कह रहा है इसके मतलब भी कि सर्च वाले में इसका बड़ा कम होगा भाई। भाई जिस बंदे ने माउस खरीदना उन लोगों की तादाद तो कम ही होगी ना, लेकिन जो लोग इसे ढूंढ रहे होंगे उनकी इंटेंट तो गहरी होगी ना कि भाई उन्होंने माउस लेना ही लेना है।
इसका मतलब माउस बिकेगा, मतलब इसमें सर्च वॉल्यूम्स कम होगा, कन्वर्जन रेट हाई होगा, इंटेंट गहरी होगी, तो इसका मतलब होगा कि ये भी बिकेगा। और नीचे आ जाते हैं जी जरा, ये क्या आ गया? जियो टारगेटेड कीवर्ड्स। ये कौन सा कीवर्ड होता है जियो टारगेटेड कीवर्ड? गुड। एरिया वाइज कीवर्ड्स, लोकेशन वाइज कीवर्ड्स। बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर लालपुर लाहौर, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर जोहर टाउन, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। अब ये जो लोग हैं इन इन लोकेशंस पे रहते हैं, तो ये फाइंड कर रहे हैं, ये मैंने कंप्यूटर कॉलेज बोला, कोई और चीज भी फाइंड कर सकते हैं। आपका कंटेंट ऐसा लिखा होना चाहिए जिसमें पता लगा हो कि जनाब, वी आर लोकेटेड एट जोहर टाउन लाहौर, वी आर सर्विंग फॉर जोहर टाउन पीपल फॉर फॉलोइंग सर्विसेज। अब क्या हुआ? कंटेंट निकलेगा आपकी वेबसाइट में से। जनरल कंटेंट नहीं होगा, स्टैंडर्ड कंटेंट नहीं होगा, आप अपनी वेबसाइट में भी बता रहे होंगे कि आप किस किस जगह पर सर्व कर रहे हैं। वी आर लोकेटेड इन फॉलोइंग लोकेशंस, सारी लोकेशन दे दी भाई। जोटाउन में भी ब्रांच है, लालपुर में भी ब्रांच है, सदर में भी ब्रांच है, अलामा इकबाल टाउन में भी ब्रांच है, और डिटेल्स भी लिखी हुई हैं। ये हमारा कॉलेज है, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, सब कुछ लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम। अब ये जो इंफॉर्मेशन बीच में मैंने निकाल दी है, ये जा रही है सीधी चैटबॉट्स के पास। चैटबॉट्स को ऐसा डाटा चाहिए। चैटबॉट्स मांगते हैं साइटेशंस टाइप का डाटा। साइटेशंस का क्या मतलब होता है? आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, आपका ईमेल, आपकी प्राइसिंग, इस तरह का डाटा जब आपने ऐड किया होगा, तो ये एक फैक्टर है जो चैटबॉट्स कलेक्ट करें। चैटबॉट्स को इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। क्योंकि क्यों चाहिए? चैटबॉट्स पे लोग यही तो पूछ रहे हैं। चैटबॉट्स ने, किसी ने पूछा ना कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर जाओ जोहर टाउन, आ गया, उसने निकाल कर दे दिया ये वाला कॉलेज है भाई। किसी ने लिखा पीक सॉल्यूशंस कॉन्टैक्ट नंबर, निकाल कर दे दिया उसने। कितना सारा डाटा, ट्रस्टेड कॉलेज इन लाहौर, आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है ट्रस्टेड कॉलेज, वाई वी आर ट्रस्टेड कॉलेज इन लाहौर, नीचे आपने अपने फीचर्स लिख दिए सारे। अब आपका डाटा निकल रहा है, ये एक फैक्टर है। कि साथ साथ मैं आपको बताऊंगा क्या फैक्टर्स हैं चैटबॉट्स में जाने के। चैटबॉट्स में डाटा लेके जाने के कोई डायरेक्ट फैक्टर्स नहीं है, पहले ये याद रखना है। यानी कोई ऐसा नहीं है कि जेमिनाई गूगल के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है, चैट जीपीटी गूगल के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है कि भाई इस तरह का डाटा मुझे भेज दो। बल्कि वो जो एआई का मॉडल है, एलएलएम का जो मॉडल है, जो डाटा एक्सट्रैक्ट करवा रहा है, ये उसकी साइंस है कि वो किन बेसिस पर डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है। वो जिन बेसिस पर डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है, हम वो बेसिस अपनी वेबसाइट की एसईओ पर अप्लाई करने लगे। उनमें से एक मैंने आपको अभी बताया। एक है ट्रस्ट, ट्रस्ट लेवल। सबसे बड़ा ट्रस्ट क्या बनता है? सबसे बड़ा ट्रस्ट होता है लिस्टिंग्स, लोकल लिस्टिंग्स। भाई आपकी वेबसाइट है, साथ में आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, और साथ में आपने और भी बहुत सारी लोकल लिस्टिंग्स हैं, पाकिस्तान डायरेक्टरीज, येलो पेजेस वगैरह वगैरह, वहां पर जाकर अपने बिजनेस ऐड करा दिए। कुछ पे फ्री होते हैं, कुछ पे पेड होते हैं। तो आपने ढूंढे, जहां जहां फ्री होते थे आपने ऐड करवा दिए, जो पेड थे आपने नहीं था पे करना तो नहीं कराया, करना था तो उधर भी ऐड करा दिए। अब गूगल क्या देखने लगा हुआ है, या चैटबॉट्स क्या देखने लगे हुए हैं कि भाई क्या आपकी हर जगह पर कॉमन इंफॉर्मेशन है। ऐसा तो नहीं है कि एक येलो पेजेस पे आपने कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम मुख्तलिफ रखा है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल में मुख्तलिफ रखा है। वहां पर एड्रेस को छोड़ दे रहे हैं, वहां पर एड्रेस को छोड़ दे रहे हैं, वहां पर मोबाइल नंबर को छोड़ दे रहे हैं, वहां पर मोबाइल नंबर को छोड़ दे रहे हैं, तो इसका मतलब है ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सके आप। बट अगर आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को हम बोलते हैं, अगर आपको पढ़ा हो तो याद होगा, मैंने कहा ये नेट टाइप की लिस्टिंग होती है। नेट का मतलब होता है नेम, एड्रेस और टेलीफोन। कहता है भाई आपकी जितनी भी लिस्टिंग हो, इन पे ये तीनों चीजें कॉमन होनी चाहिए। आपके बिजनेस का नाम बिल्कुल एक होना चाहिए, इवन वेबसाइट पे भी। आपका मोबाइल नंबर एक ही होना चाहिए जो हर जगह चल रहा होगा। आपका एड्रेस एक ही होना चाहिए, ये एक और फैक्टर है। ये एक और फैक्टर है चैटबॉट का डाटा एक्सट्रैक्ट करने का, कि उसे लिस्टिंग्स वोट दे रही हैं, और सबसे पहला वोट उसको गूगल बिजनेस प्रोफाइल देती है। क्योंकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पैसों से ऐड नहीं होती, आपको पता होगा, वो ट्रस्ट से ऐड होती है। अगर आपकी वेबसाइट भी है और आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, तो आपने चैटबॉट का ट्रस्ट बाय कर लिया, बट ऑप्टिमाइज्ड
प्रोफाइल। दूसरा फैक्टर हो गया आपका लाइफ टाइम। आपका लाइफ टाइम कितना है ऑनलाइन, और इसमें हम फिजिकल भी शामिल कर लेते हैं। अब अगर लॉजिकली देखें तो गूगल इसको चेक कैसे करेगा? आपकी डोमेन लाइफ से। भैया आपने डोमेन पहली दफा कब खरीदी थी? एक। दूसरा आपकी कंटेंट से, क्या आपने कंटेंट ऐसा बनाकर लिखा हुआ है कि सिंस 1988 वी आर सर्विंग इन द फील्ड ऑफ आईटी इंडस्ट्री। अब आपकी वेबसाइट पे एक कंटेंट मिल रहा है बार बार जगह जगह, एक और ट्रस्ट भाई हो गया। अब एक बंदा पूछे कि भाई सबसे ज्यादा बेस्ट और ओल्ड कंप्यूटर कॉलेज लाहौर में कौन सा है, निकल आया कि नहीं निकला? उसने क्या लिखा हुआ है? सिंस 1988। बंदे ने पूछा कि मुझे सबसे ज्यादा देर काम करने वाले इदारे की जरूरत है, तो उसने सारा डाटा किस कॉलेज से निकाल कर दिया जिसने बताया कि मैं इतनी देर से काम कर रहा हूं। एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर आपकी डोमेन एज। भैया आपने डोमेन कब खरीदी थी? हम्म। आपने पहली दफा डोमेन खरीदी 1988 में, फिर आपने इसको रिन्यू करवाया 90s में, फिर आपने इसे 92 में रिन्यू करवाया। तो इस तरह भी आपको ट्रस्ट मिलने लगा हुआ। इसके अलावा कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे, अभी हम एसईओ पढ़ रहे हैं, अभी हम जाकर आगे पढ़ेंगे रोबोट्स की फाइल, हम पढ़ेंगे साइट मैप की फाइल। ये वो फाइल है जो हम गूगल को सबमिट करते हैं। बट आज की तारीख तक गूगल सर्च कंसोल पढ़ेंगे, वहां सबमिशन होगी। आज की तारीख तक गूगल किसी भी एलएलएम की फाइल को सपोर्ट नहीं करता। यानी गूगल ये नहीं कहता कि भाई मुझे ना अपनी एक एलएलएम की फाइल भी दो जिससे मुझे पता लगे कि आपका डाटा एलएलएम सपोर्टेड है। अब मैंने एलएलएम वर्ड बोला है, मेरा ख्याल है आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। एलएलएम क्या था? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और ये है क्या बेसिकली? एआई। तो कहता है आपकी वेबसाइट एआई सपोर्टेड है तो मुझे एक फाइल बनाकर दे दो। ऐसी कोई चीज नहीं है। ऐसा बहुत सारा डाटा आपको इंटरनेट पे मिल रहा होगा, बट ऐसा कोई डाटा गूगल रेकमेंड नहीं करता। लोग शायद इसलिए कह रहे हो कि भाई शायद कभी कर दे, तो इस तरह की एक फाइल बना लो, llm.txt की फाइल बनाओ। लेकिन कोई, गूगल इस तरह की कोई फाइल बनाने की ना रिकमेंडेशन देता है और ना ही इस तरह की फाइल को एक्सेप्ट करता है। गूगल ऐसी तमाम फाइलें एक्सेप्ट कर रहा होता है गूगल सर्च कंसोल के अंदर। और गूगल सर्च कंसोल के अंदर जो हम दो फाइलें सबमिट कर सकते हैं आज की तारीख में, उनमें से एक रोबोट्स है और एक साइट मैप है। एलएलएम नाम की कोई चीज गूगल ने अभी तक सपोर्ट नहीं की है। ठीक है। तो एलएलएम प्लेटफॉर्म्स पर, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल वाले जो चैट बॉट्स हैं, वहां पर अगर आप अपनी वेबसाइट्स को रैंक करना चाहते हैं वही है। अब इसको थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। ये भी पता लग गया जी जियो टारगेटेड कीवर्ड्स क्या होते हैं। यहां पे रुक जाते हैं। और ये लिखा हुआ है एलएसआई कीवर्ड्स। इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ थोड़ा सा आप चैट बॉट को डिस्कस करते हैं क्या। अब मैं बार बार कह रहा हूं ना, चैट बॉट्स पे डाटा आ रहा है, डाटा आ रहा है। तो भाई चैट बॉट्स पे तो लोग प्रॉम्प्ट्स दे ही रहे हैं ऑलरेडी। दे रहे हैं ना लोग प्रॉम्प्ट्स। लोग प्रॉम्प्ट्स देते हैं और फिर डाटा आ जाता है। ऐसे ही है। तो क्यों ना हम सीधे चैट बॉट्स के पास जाएं और उससे ये पूछते हैं कि ये हमारी ब्रांड है, ये हमारी प्रोडक्ट है, ये हमारी वेबसाइट है, और ये हमारे कंपटीटर्स की वेबसाइट्स है बाय यूआरएल। दे दिया। क्यूरी मैं उससे ये कह रहा हूं, मैं कहता हूं आई वांट टू नो व्हेन people wants these type of products or services, which type of prompts they are commonly used। मैं उसे नहीं कह रहा मुझे कीवर्ड्स बताओ। मैं कहता हूं भाई मेरी प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए, मेरी प्रोडक्ट में ये है, ये है, ये है, ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है। अगर नहीं अभी बनाई तो नहीं देंगे। मैं उसे कहूंगा कि ये मेरे कंपटीटर्स की वेबसाइट्स है चार। मुझे ये बताओ कि जब लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और वो चैट जीपीटी पे आ जाते हैं, मतलब चैट बॉट्स पे आ जाते हैं, तो वो ज्यादातर क्या टाइप करते हैं? तो क्या हुआ? प्रॉम्प्ट्स मिल गया आपको? पूछे? भाई आ गया एआई मोड सीधा सीधा। यहां से चले जाएं, चैट जीपीटी में चले जाएं, जेमिनाई में चले जाएं, जहां मर्जी चले जाएं। क्योंकि गूगल ने चैट जीपीटी का तोड़ निकाला हुआ है कि कोई भी बंदा चैट जीपीटी ना बोले भाई इधर से ही मसला हल करवाए अपना। हाँ।
लो जी, मैंने कहा हम क्या कर रहे हैं। फिलहाल मैंने इतना सा प्रॉम्प्ट ये लिखा। मैंने कहा भाई हम लोग एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ऑफर करने लगे हैं, अकेडमी है हमारी, ये लॉन्च कर रहे हैं। आगे से मैं 4 कंपटीटर्स की वेबसाइट का यूआरएल दे देता हूं, अभी नहीं दे रहा हूं। आई वॉन्ट टू नो व्हेन पीपल आर सर्चिंग बेस्ट एकेडमी फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, व्हाट आर मोर कॉमन सर्च प्रॉम्प्ट्स। मैंने कहा लोगों के ज्यादातर जो सर्च प्रॉम्प्ट्स हैं वो क्या होते हैं, मुझे बताओ। मैं तो सर्च प्रॉम्प्ट्स ले रहा हूँ, जवाब नहीं ले रहा उससे। मैं तो सिर्फ सर्च प्रॉम्प्ट पूछ रहा हूँ। तो ये जो सर्च प्रॉम्प्ट्स हैं ये किस तरफ लेकर जा रहे हैं, कीवर्ड्स की तरफ ही लेकर जा रहे हैं ना। देखते हैं क्या जवाब देता है। सॉरी ना कर ले यार, हाँ। सॉरी भी कर लेता है कभी कभी। अच्छा चलें जी, उसने बता दिया आपको। क्या कहता है। रेपुटेशन एंड कंपैरिजन क्यूरीज, पहले हेडलाइंस पढ़ लें। फिर क्या कह रहा है। स्पेसिफिक स्किल एंड मॉड्यूल सर्चेस। फिर क्या कह रहा है। स्पेसिफिक स्किल एंड मॉड्यूल सर्चेस। फिर क्या कह रहा है। मैं वापस एक ही जगह पर आ जाता हूँ भाई। बस पूरे हो गए मेरा ख्याल है ना। कॉमन सर्च टर्म्स टू टारगेट। चलो जी, अब आ जाए हम पर। पहले पे क्या कह रहे हैं ना, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी इन लाहौर, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन लाहौर, डिजिटल मार्केटिंग इन लाहौर रिव्यूज। जी। कन्वर्सेशनल कंटेंट मिल गया आपको, कि आपकी वेबसाइट पर एफएक्यूज की शक्ल में जो कन्वर्सेशनल कंटेंट होगा वो कैसा होगा। और इस कन्वर्सेशनल कंटेंट के जवाब आपने खुद निकालने हैं। टॉप बेस्ट इंस्टीट्यूट पे क्या करेगा, अपना नाम ऊपर रखे, ठीक है ना, तो बाकियों को ईमानदारी से चौथे तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर दिखा दे कॉलेजेस में अपनी वेबसाइट को। ठीक है। इसी तरीके से और क्या पूछ रहा है। बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग इन लाहौर, लिखते हैं ये। और उसके बाद ये देखिए उठा कहाँ से लाया डाटा, देखें जरा ये उठा कहाँ से लाया डाटा। जी। एसईओ ट्रेनिंग इन लाहौर, ये कोई कॉलेज है जो यही काम कर रहा है और उसने इस टॉपिक को फोकस किया हुआ है। इस पे क्लिक करो। इस पॉइंट समझ में आया कि एआई के दौर में हम क्या कर रहे हैं। भाई टीएमटी कोई कॉलेज है, उसका पेज आ गया है, लेकिन उसने किया क्या है, टारगेट। देखा ना उसने टारगेट क्या चीजें की हुई हैं, और इसी को उसने यहां पर एक्सप्लेन किया होगा। भी मैंने कंप्यूटेटर इनका खोलकर आपको दिखा दिया, इसे बंद कर देते हैं। काफी सारा आइडिया हुआ आपको। यानी एक हमने करनी है वो स्टैंडर्ड कीवर्ड रिसर्च, बेस है जो, वो एक हमने ये देखना है कि चैट बॉट्स को डाटा कैसे चाहिए। अभी मैंने इसके कंप्यूटेटर्स नहीं किए, अभी हमने जब कीवर्ड रिसर्च करनी है उसके अंदर सबसे पहला टास्क क्या करना है, कि जिसका भी काम कर रहे हैं उसके कंप्यूटेटर्स फाइंड करने हैं। यही है ना एक जनरल मॉडल। बिजनेस का भी तो यही मॉडल है, कि भाई अगर कोई बंदा यहाँ पर सोलर कंपनी का ऑफिस खोलना चाहता हो, सोलर बेचने हैं उसने, तो पहले देखेगा ना कि भाई जहां पर मैं खोलने लगूं यहाँ पर कोई बंदा सोलर बेच रहा है। अगर वो बेच रहा है तो उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, पहले तो वो ये समझेगा। जब उसे समझ में आ जाएगी तो उसे पता लग जाएगा मुझे क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, सबसे पहले जैसे आपको देखा मुझे पहले ही प्रॉम्प्ट में अपने कंप्यूटेटर्स देने की जरूरत पेश आई आई ना। अगर मैं कंप्यूटेटर्स की वेबसाइट दूंगा तो और अच्छा डाटा आ जाएगा मेरे पास। अपनी वेबसाइट साथ अटैच करूंगा तो और अच्छा डाटा आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कीवर्ड रिसर्च का जो पहला टास्क है वो क्या है, कंप्यूटेटर एनालिसिस। जिस भी ब्रांड पे काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, कंप्यूटर कॉलेज है, ब्यूटी पार्लर है, भाई कोई भी कंसर्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, क्या है बिजनेस कंसर्न, सबसे पहले क्या करें, अपने कंपटीटर्स फाइंड करें। और कंपटीटर्स किसको हम बोलते हैं, कंपटीटर सिर्फ हम उन्हें बोलते हैं जिनकी ऑनलाइन प्रेजेंस हो। मतलब आपके आपको लग रहा है इस एरिया में आपके 10 कंपटीटर्स हैं,
उनमें से सिर्फ 3 लोगों की वेबसाइट्स हैं जिन्होंने एसईओ पे काम किया हुआ है, तो आपके एक्चुअली कंपिटिटर्स 3 है। आपके जो डिजिटल कंपिटिटर्स हैं वो 3 है। वो 7 लोग जो हैं बाकी के, वो आपके कंपिटिटर्स नहीं है। आपको अपने डिजिटल कंपिटिटर्स पे काम करना है। सबसे पहले तो अपने कंपिटिटर्स निकालने हैं। कैसे निकालने हैं? प्रोडक्ट के हिसाब से निकालने हैं। जैसे अभी आप सिर्फ इससे ये कह दें कि मैं कंप्यूटर कॉलेज खोल रहा हूं भाई, तो मुझे बताओ मेरे टॉप 5 कंपिटिटर्स कौन है, दिखाएगा। फिर आपसे कहना मुझे अपने मेरे टॉप 10 कंपिटिटर्स दिखाओ, वेबसाइट्स के यूआरएल आ जाएंगे। कंपिटिटर्स मिल गए, अब आप डिटेल स्टडी करनी शुरू करें। अब आप उनका पूरा बिजनेस मॉडल भी समझना शुरू कर दें कि वो कैसे काम करते हैं। अगर आपको सोशल प्रोफाइल्स देखनी हो, आपको कि भाई मुझे मेरे कंपिटिटर्स की ना इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स का भी बताओ, वो डाटा भी निकाल कर देगा। क्यों? भाई उन्होंने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल दी होगी, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल दी होगी, तो डाटा निकालना तो कोई मुश्किल नहीं है उसके लिए। 1 मिनट में आपको सारा डाटा निकाल कर दे देगा। तो आपको पता लग जाएगा कि आपको वेबसाइट मार्केटिंग कैसे करनी है और आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी है। ठीक है, इंशाल्लाह इसको अब हम नेक्स्ट टाइम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और माशाल्लाह अगर आप भी यहीं से कंटिन्यू करेंगे तो फिर सीखेंगे नहीं, आपको इसकी एक्सरसाइज करनी होगी। ठीक है, घर जाकर। आजकल मैं सब लोगों को क्लास में आखिर में एक बात ये कहता होता हूँ। क्या कहता हूँ? ये कहता हूँ उसको, अगर मेरे लेक्चर देखेंगे ना पिछले 3 लेक्चर, तो मैं सिर्फ एक ही बात कर रहा हूँ। क्या? इसका मतलब समझ लीजिएगा क्या है। जी, पता लग गया होगा क्या है। अगर मेरा 30 मिनट का लेक्चर है ना, तो इसको एक्सरसाइज करने के लिए आप इसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें। हम्म? तो देख लें कितने मिनट्स बनते हैं। जी, अगर ऑनेस्ट थॉट्स के साथ चलना है, मैंने कहा अगर ऑनेस्ट थॉट्स के साथ चलना है ना, तो ये वो थॉट है। अगर आपको ऐसा लगता हो कि आप बहुत जहीन स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ाने वाला टीचर बहुत काबिल है, तो भाई 30 मिनट जो सर ने मुझे पढ़ाया, मैंने तो 15 मिनट ही मेरे लिए काफी है। हाँ, तो इसका मतलब है आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप इस टाइम को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जैसे मैंने अभी जो काम किया, आपको पता लगोगा मैंने काफी सारी चीजें बता दी एक ही। अब ये सारी चीजें मैंने तो 30 मिनट में बताई है ना, आप इन सारी चीजों को 30 मिनट में कैसे एक्सरसाइज करेंगे? कभी भी नहीं कर सकते। डाटा निकालना है। एक ही बात की मैंने, नंबर ऑफ टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू की, बात की है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए आपको कम से कम अगर आप बहुत ही कंजूस हैं, तो फिर भी आपको कम से कम 2 घंटे तो काम करना पड़ेगा। इससे कम में काम करेंगे तो फिर फायदा नहीं उठा पाएंगे। मतलब फिर ऐसे ही होगा कि क्लासरूम एक्टिविटीज ओके, कि क्लासरूम एक्टिविटी ओके, अब अगर आपको लगेगा कि क्या करें, इसको करना कैसे है, क्योंकि अब मैं जब कल बात करूंगा तो किसी और चीज की कर रहा हूँ, उसके बाद क्लास में होऊंगा किसी और चीज की बात करूंगा, फिर एक टाइम आएगा मैं आपको कीवर्ड सर्च प्लान करवा रहा हूँ और मैं कहूंगा भाई हो गई, और फिर मैं कहूंगा ले जी अब हम यूं करते हैं, कीवर्ड हमने सपोज कर लिया, अब हम एसईओ शुरू करते हैं और उस पर इसको यूज करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपकी पीछे से प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप आगे कैसे चलेंगे? ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है जो किसी के लिए मुश्किल हो। मतलब अगर किसी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है और घर में इंटरनेट हो, तो ये काम तो मुश्किल नहीं है। मतलब इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत नहीं है। मैं बिलीव करता हूं कि कोई नालायक नहीं होता और कोई क्रिएटिव नहीं होता। ठीक है ना? सभी लाइक होते हैं, सभी क्रिएटिव होते हैं, बट सिर्फ बात यह है कि उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है अपने आप को। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बंदे को कोई एक चीज 15 मिनट में जरा अच्छी समझ में आ जाए और दूसरे बंदे को उसके लिए 30 मिनट्स चाहिए। टाइम ज्यादा ले रहा है ना, सिर्फ टाइम ज्यादा बाय कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक लाइक है और एक नालायक है। इसका मतलब है कि वो अंडरस्टैंड करने में टाइम लेता है। और एक चीज आपको बताऊं, जो चीज अंडरस्टैंड करने में ज्यादा टाइम लेता है, उसके कॉन्सेप्ट दूसरे बंदे से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा होते हैं। इसलिए कि उसकी वीकनेसेस ज्यादा होती है ना, वो अपनी सारी वीकनेसेस को कवर कर रहा होता है। जब वो सारी वीकनेसेस को कवर कर लेता है तो उसका बड़ा सुपर कॉन्सेप्ट बन जाता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बन जाता है उसकी निस्बत। उसने बहुत सारी चीजें इग्नोर कर दी होती है, जिसने 15-20 मिनट में टॉपिक को लाइक बच्चों की तरह समझा होता है। हाँ, तो जिसने नालायक बच्चों की तरह समझा होता है, बकौल स्टूडेंट्स के, कई स्टूडेंट्स तो ये सोच रहे होते हैं कि भाई क्रिएटिव तो मैं हूं ही नहीं। पहले से ही सोच लिया ना, क्यों नहीं हो क्रिएटिव भाई? इसकी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि आपको जंगल में छोड़ा है और आपको पता हो कि शेर भी है, चीता भी है आपको खाने के लिए। ठीक है,
अब आप क्रिएटिव होंगे भाई, दरख्त पे चढ़ना नहीं आता, दरख्त पे भी चढ़ जाएंगे, रास्ता भी ढूंढेंगे, खुद से क्रिएटिव बन जाएंगे कि भाई क्या करूं, किधर से निकलूं, अपनी जान बचानी है मैंने, तो क्रिएटिव तो होंगे ना। तो क्रिएटिवनेस इस तरह आ जाती है कि जब बंदे को पता हो कि मेरे पास ऑप्शन ही है कि मुझे इसको करना है, तो आपके अंदर क्रिएटिवनेस खुद ब खुद आएगी। लेकिन आपके पास जब चॉइसेस हो, तो कोई बात नहीं यार, ये नहीं आया तो क्या हो गया, पीक सोल्यूशन में शॉपिफाई का कोर्स भी तो होता है ना, ठीक है ना, इसके बाद वो कर लेंगे। वो भी नहीं आया तो फिर क्या हो गया भाई, अब अमेजोन का करते हैं, ठीक है, कोई तो आएगा ना, तो वो आप सारे ही करते जाएंगे, सारे करें। लेकिन जब एक कोर्स करें तो ये जरूर सोचें कि भाई इसने आपका कुछ बिगाड़ा है कि नहीं बिगाड़ा, उसे आपका कुछ बिगाड़ना चाहिए, फिर आप दूसरे की तरफ जाएं, फिर आप तीसरे की तरफ, फिर तो ठीक है। लेकिन जंगल वाला माहौल बनाएं कि आप जंगल में हैं, ठीक है, और ऊपर नीचे शेर नजर आ रहा है आपको, कुछ दरख्तों पे बंदर भी बैठे हुए हैं, हाँ, तो दरख्त भी देख के चढ़ना पड़ेगा, कौन से दरख्त पे चढ़े जिसपे बंदर ना हो, हाँ। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। लेकिन कोई, ये मैं बता रहा हूं, कोई बंदा क्रिएटिव नहीं होता, कोई बंदा नालायक नहीं होता, हर बंदा ही क्रिएटिव है और हर बंदा ही लायक है। टाइम का मसला है सिर्फ कि कौन बंदा ज्यादा टाइम लेता है और कौन बंदा कम टाइम लेता है, कौन बंदा ज्यादा इंटरेस्ट शो करता है, कौन बंदा कम इंटरेस्ट शो करता है, सिर्फ ये बातें हैं जिससे आप आगे बढ़ते हैं। अगर आप कम इंटरेस्ट के साथ बढ़ रहे होंगे तो आप अपने आप को नालायक और नॉन क्रिएटिव समझेंगे। अगर आप ज्यादा इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ रहे होंगे तो आप अपने आप को लाइक भी समझेंगे और आप समझेंगे कि आप क्रिएटिव भी हैं। ठीक है, चलिए। मेरा ख्याल है कोई अटेंडेंस शीट आई है इधर क्लासरूम में, बेटा पकड़ाओ मुझे जरा।